दोनों ने दिए दोनों को अनोखे उपहार। दोनों कर रहे हैं दोनों की प्रशंसा बार बार। उपन्यास का ये भाग जल्दी सुन लो यार। किसका उपहार भाया, कमेंट में लिखो अपने विचार। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। हाँ पहली बार पाखी ने किया खुलकर सबके सामने सूरज से अपनी मोहब्बत का इजहार। और नीलम को हुआ है सच्चा प्यार, और वो है मंजीत की अंगूठी पहनने को बेकरार। अब देखें आगे क्या रंग लाएगा लिली का इनकार और मार्था से तकरार। कहीं पड़ न जाए रिश्तों में दरार। तो चलिए मैं आ गई हूँ आपकी दोस्त कोमल अग्रवाल, कहानी का 122 भाग लेकर। तो एक बार फिर रिवाज पूरा किया जाए मलिकाए आला। कहते हुए सूरज ने पाखी को अपनी गोद में उठाया और बैल्कनी से होते हुए विशेष रूप से सुसज्जित कक्ष में आया। उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत था वह कक्ष। पाखी विस्मित सी सब ओर देखने लगी। समूचे कक्ष को नीले सफेद फूलों से सजाया गया था और पलंग भी उस सज्जा से अछूता नहीं था। दिल के आकार के कई कुशन सरहाने लगे थे और ऊपर की तरफ सितारों भरे झूमर और नन्ही नन्ही घंटियां झूल रही थी। दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक थे, इतने कि सिर्फ सांसों को गुजरने की आजादी थी। आज तो तुम गजब ढा रही हो, वह उसके नर्म गालों को सहलाता हुआ बोलने लगा। और तुम भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे हो। पर मुझे इतना तड़पाया क्यों? वह उसे छूकर महसूस करती हुई बोली। देखना चाहता था तुम्हारे दिल की बेचैनी। जब तुम होटल के एंट्रेंस पर खड़ी मुझे तलाश रही थी, तब मैं सीसीटीवी कैमरे में सब देख रहा था। तुम्हारी आंखें सब कहती हैं। उसने कसकर उसे किस किया। दोनों खो गए, दिल पिघल रहे थे। कई मिनट तक प्यार बोलता रहा और शब्द मौन हो गए। अब जाकर सुकून मिला है। तुमसे दूर नहीं रह सकते बिल्कुल भी। लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं थोड़ा दूर भी हूं तो भी तुम्हारे बारे में ही सोचता हूं हर पल। सूरज ने उसके गले का हार अब उतार दिया था और उसे प्यार करने लगा था। रुको ना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, वह खुद को छुड़ाती हुई बोली। देख तो मैं खुद ही लूंगा, उसी का तो प्रबंध कर रहा हूँ, वह शरारत भरे लहजे में बोला। पाखी शर्माई और उसे धक्का देते हुए पलंग से उतर गई। अभी आई बस। वह देखते ही देखते तेज कदमों से लगेज रूम की तरफ चली गई। वार्डरोब खोल उसने कोई चीज निकाली और उसे लेकर वापस आई। सूरज ने भी तब तक कुछ निकालकर साइड टेबल पर रख दिया था। पाखी अंदर आई तो उसकी नजर सबसे पहले उसी चीज पर पड़ी। ये क्या है? जेरेनियम, कहते हुए वह अपने हाथ में लाई चीज को पलंग पर रख उसे देखने लगी। 3 फुट का एक जेरेनियम का प्लांट उसके सामने था, मगर वह असली नहीं, रंग बिरंगी कांच का बना हुआ था। हरे रंग का तना और उससे लगी शाखाएं बिल्कुल जीवंत मालूम हो रही थी। फूल तो ऐसे लगता था जैसे अभी महकेंगे। 5 पंखुड़ियों वाले लाल और नारंगी रंग के फूल शाखाओं से बाहर की ओर निकलते डेलिकेट लुक दे रहे थे। पसंद आया? सूरज बाथरूम से निकलते हुए बोला। इट्स द बेस्ट वन, वह चहकते हुए बोली। ये आज के लिए तुम्हारा आखिरी तोहफा है। अब ये मुरझाएगा भी नहीं और हमेशा तुम्हें इस दिन की याद दिलाएगा। वह उसके पास आकर बैठ गया। तुम्हें ये सब आइडियाज आते कहाँ से हैं? पाखी अभी भी जेरेनियम को मुग्ध नेत्रों से निहारती हुई बोल रही थी। ये वाला तो स्टोलन है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका को ऐसा ही एक बुके उपहार में देता है।
तो बस मैंने उसे कॉपी कर लिया। बोलते हुए उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी जो पलंग पर रखी हुई थी। दिल के आकार का एक बॉक्स था। उसने उसे उठा लिया और देखने लगा। ये तो मैजिक बॉक्स लगता है, तुम लाई हो? वह पूछने लगा। तुम देखो इसे, मैं अभी आती हूँ। पाखी उसे वहीं छोड़ कपड़े बदलने चली गई। सूरज अकेला बैठा उस बॉक्स को खोलने लगा। कलरफुल रिबन्स की नॉट खोलकर उसने देखा, उस पर कुछ लिखा हुआ था। फॉर द वन whom I love the most। डिब्बा खोलते ही लेटर्स का एक रोल बाहर आया और उसकी उंगलियों पर फिसलने लगा। इंद्रधनुषी शब्दों की आकृतियां पहले लेटर पर बनाई गई थी। हमारे प्यार का वो दिन जिसने हमारी जिंदगी में रंग भरे और मैंने तुम्हें अपनी सांसों में महसूस किया। रोल और खुला। दूसरा लेटर रंग बिरंगे बुलबुलों की आकृतियां बना रहा था। यहाँ उनकी शादी के दूसरे दिन की तस्वीर थी। तुम मेरी जिंदगी की बहार हो, मैं तुम्हारे साथ बहारों की उस दुनिया में आई हूँ जहाँ तुम्हारी मोहब्बत है बेपनाह बेशुमार। तीसरे खत में दो दिल नजदीक आते हुए दिख रहे थे और उन दिलों के अंदर दोनों की एक एक तस्वीर थी। ऊपर लिखा था, तुम्हारी बाहों में आकर मुझे पता लगा कि छांव कैसी होती है। अब तक मैं धूप की आदी थी, तुम मेरा आसमान हो। एक के बाद एक खतों का सिलसिला जारी था। चौथा खत झूले वाली उनकी तस्वीर लिए हुए था। फरके गुलाबी फूल उन दोनों की तस्वीर के चारों ओर चिपकाए गए थे और अभी भी ताजे लग रहे थे। तुम्हें पाकर मेरे सारे स्वप्न साकार हो गए। तुम्हारी बाहें मेरा इंद्रधनुषी झूला है। वह पढ़ते पढ़ते उन दिनों को जीने लगा जब वह पाखी को दुल्हन बनाकर मसूरी ले आया था। उन सारे लम्हों को इन खतों में सिमटा देख उसे बहुत ही मधुर एहसास हो रहा था। पांचवा खत खुला और वह पाखी के काजल लगी शर्ट में दिखाई दिया। उसे खूब हंसी आई। ये भी संभाल कर रखा है। दोनों की साथ डांस करने वाली तस्वीर सामने थी। मैं तुमसे हर दिन से कहीं ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। कौन कहता है कि प्यार शर्तों के अधीन होता है। छठा खत अभी वह देख ही रहा था कि पाखी उसके नजदीक आई। इधर आओ कहते हुए उसने कस कर उसे अपने गले से लगा लिया। हे, इतनी बेचैनी क्यों? वह उसके बालों में उंगलियां घुमाती हुई पूछने लगी। तुम्हें याद था? तुम्हें पता था कि हमारी एनिवर्सरी? अगर तुम्हें याद था तो मुझे क्यों नहीं होगा? पाखी ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और कहा, और पता है मैं सोच रहा था कि मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया है। सूरज बोला, एक सरप्राइज तुमने मुझे दिया, एक मैंने, हिसाब बराबर। कहते हुए पाखी ने उसका माथा चूम लिया। ये खत तुमने रोज लिखे? जी नहीं, मैं तो डायरी लिखती थी जब तुम होटल जाते थे या कहीं और। उन्हीं को मिलाकर ये उपहार बनाया। पर तुमने मुझे सचमुच बेजुबान कर दिया। तुम्हारे उपहारों के सामने ये बहुत छोटा है ना? पाखी बोली, ये मेरे लिए प्राइसलेस है, इतना कीमती कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने रुपयों से तुम्हारे कदमों में दुनिया की खुशियां रख दी, पर तुमने एहसासों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दी। तो बताओ किसका उपहार छोटा है, मेरा या तुम्हारा? सूरज ने भावुक हो पूछा। नहीं, तुमने ही तो वह एहसास मेरे दिल में जगाए, अपनी एक एक अदा से, अपने अंदाज से और अपने इस मिजाज से जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। वह उसके सीने से लगकर बोलने लगी। जज्बातों के सागर में लहरें उठ उठ कर गिरती रही और प्यार ने शब्दों से ज्यादा धड़कनों को सुनना शुरू किया। शब्दों की जगह उंगलियों की छुअन और बाहों के पल पल बढ़ते खसाव ने ले ली।
नीली रोशनियां और मदहोश करने लगी और एक दूसरे का प्रगाढ़ आलिंगन और प्रगाढ़ होता चला गया। सूरज जब स्वयं चांदी के रथ पर सवार होकर कांच के झरोखों से अंदर झांकने लगा तो पाखी ने उठकर पर्दे हटाए। आइए, आपका स्वागत है, वह खनिकते स्वर में बोली। वह अपनी पूरी सेना लिए अंदर चला आया। चिड़ियों की चहक, अलमस्त पवन के झोंके, बाग से आती पानी की कल कल की धार, सब एक साथ पुष्पों की सुगंध के साथ अंदर आई और जगह जगह बिखर गए। वह अपनी रात वाली नाइट ड्रेस बदल एक टी शर्ट और ट्राउजर डालकर सूरज के पास आई और धीरे धीरे उसके गालों को सहलाने लगी। उसके होठों की उष्मा पाकर वह जाग गया। क्यों, उठने का इरादा नहीं है जनाब? उसने पूछा। नहीं, सूरज अनमना सा बोला। पता है टाइम क्या हुआ है? वह फिर बोली। नहीं पता और ना पता करना है, वह फिर बोला और उसे चूमने लगा। 10 बजने वाले हैं, आपका इंतजार हो रहा होगा आपके ऑफिस में। करने दो, आज का दिन हमारा है, वह बोला। तो सचमुच आप नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये सारा तामझाम तुम्हारे लिए ही तो किया है और सबको पता है कि हम हनीमून मना रहे हैं, इसलिए आज कोई नहीं आएगा हमें डिस्टर्ब करने, उसने कहा और फिर रोमांस करने लगा। और मंजीत भैया? पाखी ने पूछा। उसे मालूम है वो सब संभाल लेगा, वह शरारत से मुस्कुराया और बोला। तो मेरे अलावा सबको मालूम है? पाखी ने आश्चर्य से पूछा। जी मैडम, चलिए अब हमारा गिफ्ट दीजिए। सूरज ने अपने गालों को उसके होठों के पास ले जाते हुए कहा। अभी कॉफी पी लीजिए, गिफ्ट बाद में, कहते हुए पाखी ने उसका चेहरा साइड किया। गिफ्ट नहीं तो कॉफी नहीं, उसने भी जिद की। प्यार ने प्यार की जिद के आगे हार मान ली। अब जाओ ब्लैक कॉफी बनाना, उसने अपने बंधन ढीले कर दिए। बेड से उतरकर कालीन पर चलती हुई वह डाइनिंग स्पेस में आई, जहां टी कॉफी मशीन के पास सामग्री और कटलरी थी। पहली बार उसने अपने लिए भी ब्लैक कॉफी बनाई और 2 मगों में डालकर कुछ बिस्किट्स और कुकीज के साथ लेकर आई। तब तक सूरज उठकर लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया था और न्यूज़ देखने लगा था। चाय क्यों नहीं बनाई अपने लिए? उसने पूछा। नहीं, मैंने सोचा मैं भी कड़वा घुट पी कर देखती हूँ, तुम्हारी इतने प्यार के बाद मीठी लगनी चाहिए, शरारती अंदाज से पाखी कहने लगी और एक ही घूंट में कड़वी कॉफी पी गई। कड़वी थी या मीठी? वह मग रखते हुए बोला। कुछ ज्यादा ही मीठी थी, उसने चंचलता से कहा। देखा, इसलिए तुमने जब मुझे काढ़ा पिलाया था तो मैं मसूरी आकर उसे बहुत मिस करता था। मैंने तो उसमें मंत्र फूका था तुम्हें काबू करने के लिए। पाखी हंसी। अच्छा, सूरज प्रताप सिंह पर काला जादू भी काम नहीं करेगा, मंत्र तो दूर की बात है। ओह, तो इसलिए उस विंटर क्वीन का जादू नहीं चला तुम पर? पाखी ने मार्था वाली बात याद करते हुए कहा। मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो पार्टियों में अपने बदन की नुमाइश करती फिरें, वह कड़वाहट से बोला। लेकिन विजेता का मुकुट पहनाने वाले तो आप ही थे। पाखी के दिमाग में सवाल आया। देखो चिड़िया, ऐसा है कि चुनाव ब्यूटी के बेस पर करना था और इस लिहाज से वह काफ़ी खूबसूरत है। सूरज ने अपना मत प्रकट किया। एक बात पूछूं? तुम्हारे ऊपर इतनी खूबसूरत तितलियां फिदा है, कभी उनके बारे में सोचा नहीं? पाखी उत्सुकता से जवाब जानने की प्रतीक्षा करने लगी। तुम्हें क्या लगता है, प्यार जिस्म और चेहरे की खूबसूरती देखकर किया जाता है? सूरज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। पाखी उसे गहरी निगाहों से देखने लगी और समझने की कोशिश करने लगी। नहीं ना, वह कुछ रुककर बोलने लगा।
अगर उजले तन के पीछे काला मन हो तो एक दिन वही जिस्म घिनौना हो जाता है। सूरज का यह उत्तर पाखी को निरुत्तर कर गया। वह बोली, तुम ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लेना, मैं अभी आता हूँ फ्रेश होकर। वह जाते हुए पाखी को सोच में डूबा छोड़ गया। मैं तुम्हें और जानना चाहती हूँ, उसने मन ही मन कहा और मेन्यू देखने लगी। होटल के दूसरे कमरे का दरवाजा खुला तो मंजीत अंदर आया। उसे देखते ही दोनों लड़कियां शुरू हो गई। कहाँ थे आप अभी तक, और ये दोनों लव बर्ड्स कहाँ हैं? वैशाली ने पूछा। वो दोनों तो कल ही उड़ गए थे, अब उनसे कल मुलाकात होगी, मंजीत ने बताया। तो दोनों लड़कियां सन्न रह गईं। क्या? और अब हम? साली जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको काला पानी मिला हो, वह बोला। तो वैशाली को अपने रिएक्शन पर अफसोस हुआ। अरे नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे आज? वह सफाई देती हुई बोली। यहाँ इतनी एक्टिविटीज हैं, एंजॉय कीजिए, और फिर मैं जो हूँ आपका बॉडीगार्ड। मंजीत बोला तो नीलम को गुंडों वाला किस्सा याद आया। कितना मजा आया था ना उन लोगों की, कैसे धुनाई की थी आपने, वह उछलती हुई बोली। ये मजा अभी आ रहा है नीलू को, उस वक्त तो नहीं आया था। मंजीत भी छेड़ने से बाज नहीं आया। सब ड्रामा है, तब भी आया था, बस दिखा नहीं रही थी, वैशाली ने कहा। तो आपको क्या लगता है साली जी, क्या ये हमें पहले से चाहती थी? मंजीत ने अपनी शंका वैशाली के सामने रखी। 100% लगाते हैं बेट, वैशाली ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। लेकिन ये तो किसी पिंटू चिंटू को। मंजीत बोलते बोलते रुक गया ताकि नीलम की इज्जत पर बात ना आए। कौन पिंटू चिंटू? वैशाली ने आश्चर्य में भरकर पूछा। अब नीलम फंस चुकी थी। चलिए ना, भूख लग रही है, ये सब क्या फालतू की बातें। वह वैशाली का हाथ खींचकर ले जाने लगी। 1 मिनट, आपकी मंजीत ने रोका। इसने मुझे कहा साली जी कि इसका कोई क्लासमेट है जिससे इसने वादा किया है, इसलिए मेरा रिश्ता ठुकरा दिया। उसने सब बातें वैशाली को बताई। कौन क्लासमेट? हम सब तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हैं और नीलू तो अभी भी वहाँ फाइनल ईयर में पढ़ रही है। वैशाली की यह बात सुनकर तो मंजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलम के चेहरे पर इस वक्त हवाइयाँ उड़ रही थीं। तुमने मुझसे झूठ बोला? मंजीत नीलम को गुस्से में देखने लगा। ये क्या चक्कर है नीलू? वैशाली ने उसे डांटते हुए पूछा। सच सच बता, उस दिन सूरज जीजू ने जब कहा कि तू किसी और को चाहती है तो मुझे लगा कि कोई रिश्ते में तेरे होगा जो तुझे शायद अच्छा लगने लगा हो। वैशाली भी अब तीखी नजरों से उसे देखने लगी। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है नीलू, उसके बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। मंजीत उसे खामोश देखकर गरजा। नीलम की तो हालत खराब हो गई थी। नहीं नहीं, मैं सब सच सच बताती हूँ, आप मत जाइएगा प्लीज, वह घबराते हुए बोली। आंसू की 2 बूंदें उसके गालों पर ढुलक आई। उसे ऐसा रोता देख वैशाली का दिल भर आया। तो शांत रहकर बता। उसने दुपट्टे से उसके आंसू पोंछे। नीलम अब जरा शांत हुई और बोलने के लिए खुद को तैयार करने लगी। मंजीत उसे अभी भी क्रोध में भरा घूर रहा था। सॉरी, मैंने झूठ बोला था, वह अटक अटक कर बोलने लगी। कैसा झूठ? मंजीत पागल हो रहा था। इस वक्त उसके रौद्र रूप को देखकर वैशाली भी कांप गई। वो पिंटू चिंटू कोई नहीं है, नीलम बोली। क्या? मंजीत और वैशाली दोनों एक साथ बोले। ओ माय गॉड, ये लड़की है या पटाखा? क्या बम फोड़ा है मंजीत जी के सर पे। अब क्या होगा राम जाने। लेकिन आप तो जानते हैं ना आपको क्या करना है, तो कर दीजिए लाइक, शेयर, कमेंट
और चैनल सब्सक्राइब। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।